सोचिए, जिनेवा के सर्न में, जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य सुलझा रहे हैं, वहां एक हिंदू देवता की मूर्ति क्या कर रही है। विनाश और सृजन के प्रतीक नटराज का आधुनिक पार्टिकल फिजिक्स के साथ एक बहुत ही गहरा, बिल्कुल अचूक कनेक्शन है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्य को डिकोड करेंगे। कोई ऊपर ऊपर की बात नहीं, सीधा विज्ञान और प्राचीन दर्शन के इस शानदार टकराव के बारे में बात करते हैं। तो इस चर्चा में हमारा रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे द कॉस्मिक डांसर की, फिर सूक्ष्म दुनिया में जाकर द सब एटॉमिक बैले देखेंगे, उसके बाद द गैलेक्टिक कैरोसेल, फिर द शिवा हाइपोथीसिस, डार्क मैटर और विलुप्ति का कनेक्शन, और आखिर में द इटर्नल साइकिल यानी उस शाश्वत चक्र की बात करेंगे। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द कॉस्मिक डांसर। नटराज का ये ब्रह्मांडीय नृत्य असल में कोई रैंडम या बेतरतीब गति नहीं है। अगर हम इसे ध्यान से समझें तो ये प्रकृति के नियमों द्वारा निर्देशित एक बहुत ही सधी हुई कैलकुलेटेड कोरियोग्राफी है। ये ब्रह्मांड की उन जटिल आंतरिक प्रक्रियाओं को एक विजुअल रूप देता है जिन्हें आज की फिजिक्स गणित के जरिए समझाती है। एक फिजिक्स स्टूडेंट के नजरिए से देखें तो इस प्राचीन फ्रेमवर्क में एक बहुत ही कमाल की बात छुपी है। इसमें विनाश को किसी अंत की तरह नहीं देखा गया है, बल्कि एक जरूरी कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक माना गया है, बिल्कुल थर्मोडायनेमिक्स की तरह, जहां ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। यानी पुराना ढांचा टूटेगा तभी तो नए विकासवादी सृजन के लिए रास्ता साफ होगा, है ना? अब जरा ब्रह्मांड के इस बड़े स्केल से जूम इन करते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, द सब एटॉमिक बैले। अगर हम विनाश की इस लॉ की तुलना एक परमाणु यानी एटम के अंदर दौड़ती ऊर्जा से करें तो समानता देखकर कोई भी हैरान रह जाए। ऐसा लगता है मानो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और वो ब्रह्मांडीय नर्तक दोनों एक ही म्यूजिक पर डांस कर रहे हों। सूक्ष्म कणों का व्यवहार और इतने बड़े कॉस्मिक स्केल की संरचना में ये जो सिमिलैरिटी है वो सच में चौंकाने वाली है। जैसे नर्तक एक बहुत ही स्मूथ, कभी न रुकने वाली लय में रहता है, वैसे ही हर एक सब एटॉमिक पार्टिकल भी काम करता है। न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स को ही ले लीजिए, वो लगातार बिना रुके सृजन और विनाश की एक धड़कती हुई प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। और यही निरंतरता हमारे आसपास के पूरे भौतिक संसार का आधार है। इसी बात पर मशहूर भौतिक विज्ञानी फ्रिट्जॉफ कैप्रा का वो शानदार कोट याद आता है। उन्होंने बिल्कुल सही पकड़ा था कि जिसे हम निर्जीव पदार्थ या इनऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, वो असल में शांत या स्थिर बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तो शक्तियों का एक बहुत ही डायनामिक खेल है जो सीधे सीधे ब्रह्मांड के उसी लयबद्ध और ऊर्जा से भरे नृत्य की नकल कर रहा है। और अब एटम से निकलकर सीधा आकाश गंगा की सैर करते हैं। तीसरा भाग, द गैलेक्टिक कैरोसेल। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3 करोड़ साल। आज के एस्ट्रोफिजिकल मॉडल्स हमें बताते हैं कि हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल एक विशाल रोलर कोस्टर की तरह काम कर रहा है। ये हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के घने प्लेन से हर 3 करोड़ साल के एक बहुत ही सेट रिदमिक साइकिल में ऊपर और नीचे गोते लगाता है। अब इसे नटराज से जोड़कर देखते हैं। नर्तक के चारों ओर जो आग का एक गोलाकार मेहराब होता है, जिसे प्रभामंडल कहते हैं, वो मिल्की वे के माध्यम से हमारे सौर मंडल की इसी ऊपर नीचे होने वाली गति से एकदम परफेक्टली मेल खाता है। इस गैलेक्टिक मोशन को आप एक हिंडोला मान सकते हैं, या फिर ब्रह्मांडीय आग का वो छल्ला जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जन्म भी देता है और उसे भस्म भी कर देता है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। भाग 4, द शिवा हाइपोथेसिस। माइकल रैम्पिनो की ये हाइपोथेसिस सीधे सीधे पृथ्वी पर जीवन के इतिहास को इस गैलेक्टिक कक्षा से जोड़ती है। होता क्या है कि जब हमारा सौर मंडल आकाशगंगा के उस घने तल से गुजरता है तो ग्रेविटी में बदलाव आता है। ये बदलाव हमारे ऊट क्लाउड, जो बर्फीले पिंडों का एक विशाल आवरण है, उसे डिस्टर्ब कर देता है। नतीजा, धूमकेतुओं की भारी बारिश सीधे पृथ्वी की ओर होने लगती है, जिससे समय समय पर विनाशकारी मास एक्सटिंक्शन या सामूहिक विलुप्ति होती है। महान एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने इसी तरफ इशारा किया था। ये देखना सच में फैसिनेटिंग है कि मॉडर्न साइंटिफिक कॉस्मोलॉजी का जो टाइम स्केल है वो मृत्यु और अनंत पुनर्जन्म की इन प्राचीन धारणाओं के साथ कितनी सटीकता से, कितनी परफेक्शन के साथ ओवरलैप करता है। लेकिन रुकिए, इसमें एक और प्लेयर है। भाग 5, डार्क मैटर और विलुप्ति। धूमकेतुओं के इस टकराव के पीछे एक अदृश्य या इनविजिबल कोरियोग्राफर भी हो सकता है, और वो है डार्क मैटर।
एक मॉडर्न थ्योरी ये बताती है कि डार्क मैटर की एक डिस्क है जिसमें विशेष रूप से विम्स यानी वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स होते हैं। जब पृथ्वी इस डिस्क से गुजरती है तो ये पार्टिकल्स पृथ्वी के कोर के साथ इंटरैक्ट करके उसे बहुत ज्यादा गर्म कर सकते हैं, और जब कोर गर्म होगा तो धरती के ऊपर भयंकर ज्वालामुखी फटेंगे और विनाशकारी भूवैज्ञानिक उथल-पुथल मचेगी। तो डायनासोरों के साथ जो हुआ उसे आप नर्तकी उस विनाशकारी लौ की तरह देख सकते हैं। लेकिन विनाश के ठीक बाद क्या होता है? सृजन का डमरू बजता है। खाली हुए इकोसिस्टम में नए जीवन का जबरदस्त विस्फोट होता है। सच कहें तो डायनासोरों की सफाई के बाद ही तो हम स्तनधारियों को यानी मैमल्स को इस ब्रह्मांडीय मंच पर अपनी जगह बनाने का वो सुनहरा मौका मिला। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 6, द इटर्नल साइकिल। अगर हम इन साइंटिफिक थियरीज और इस प्राचीन मेटाफर को एक साथ रखकर देखें तो हमें अपनी पृथ्वी के जैविक इतिहास की एक